सच और धारणाओं में अंतर होता है और गलत धारणाओं को तोड़ना भी सच बताना ही होता है। पर धारणाएं हथौड़ों से तोड़ी नहीं जा सकती। जलील मानिकपुरी ने लिखा है कि बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूं, बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूं, अब की पूछा तो ये कह दूंगा कि हाल अच्छा है। ये है आवाज द वॉइस और 100% टंच और खरी बात सुनते हुए आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आज के शो में बात करेंगे मदरसों की, चर्चा करेंगे कि आखिर मदरसों में क्या पढ़ते हैं मुस्लिम बच्चे, मदरसों की स्थिति पर जानेंगे राय कुछ प्रमुख विद्वानों की। आज भी ऐसे मदारिस हैं जो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जो हमारे उसूल बनाए हैं, हम अपने मुसलमान होने की हैसियत से हम उस उसूल के पाबंद हैं, चाहे किसी भी कौम को वो अच्छा लगे या न लगे। और जानेंगे पर्वतों पर परचम लहराने वाली प्रियंका मोहिते के बारे में। और आखिर में दिखाएंगे सड़कों पर बांसुरी बजाने वाले कलीमुद्दीन का हुनर। मेरा नाम कलीमुद्दीन अंसारी है, रहने वाले हम उत्तर प्रदेश के, अयोध्या फैजाबाद के। मदरसों में पढ़ाई को लेकर आम लोगों के मन में हमेशा एक अजीब सा भाव रहता है। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। अमेरिका में ट्विन टावर पर हमले के बाद ही अमेरिकी एजेंसियों की निगाह मदरसों को लेकर टेढ़ी हो गई। लेकिन शुरुआती जांच से यह पाया गया था कि तालिबान नेताओं और अल-कायदा के सदस्यों ने लोगों को इस्लामी शैक्षिक संस्थाओं में चरमपंथी शिक्षा दी थी। लेकिन जुलाई 2004 में अमेरिका पर हमले पर नेशनल कमीशन ऑन टेररिस्ट अटैक अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे 9/11 कमीशन भी कहा जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट में मदरसों को इनक्यूबेटर ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कहा था। बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने भी इन आरोपों को हवा दी और कहा कि मदरसों में फिदायीन तैयार किए जाते हैं। हालांकि जब गहराई से विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि पश्चिमी देशों में जो 79 आतंकवादी हमले हुए थे उस समय तक, उनमें से सिर्फ 11% आतंकवादी ही मदरसों में पढ़े थे। इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान या बाकी संकटग्रस्त इलाकों में मदरसों की पोजीशन को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में मदरसों को भी शक की निगाह से देखा जाने लगा है और मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों पर कई बार आतंकवादी होने का लेबल चस्पा करने लगे थे लोग। इस बात का उत्तर खोजना होगा कि आखिर मदरसों में कौन बच्चे पढ़ने जाते हैं और क्यों पढ़ने जाते हैं। एक और ज़रूरी सवाल यह है कि आखिर मदरसों में बच्चे पढ़ते क्या हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन सवालों में से कुछ का जवाब तार्किक ढंग से यहाँ पर पेश किया जाए। मुस्लिम समुदाय की भारत में आबादी तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। सन 2006 में प्राइमरी स्कूलों में इस समुदाय के दाखिले की दर महज 10% से भी कम थी, प्राइमरी यानी पहली से 5वीं कक्षा। आर्थिक रूप से देखें तो मदरसों में पढ़ने वाले 90% से अधिक मुस्लिम बच्चे बेहद गरीब परिवारों से हैं और अधिकतर पसमानदा समुदाय के हैं, यानी दलित पिछड़े वर्ग के लोग। एक और बात गौर करने लायक है कि देश के कई हिस्सों में बेहद गरीब गैर मुस्लिम बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं। ये बात तय है कि मदरसों में सुधार की ज़रूरत है। उनके पाठ्यक्रमों में विज्ञान और सेकुलर विषयों की पढ़ाई भी जोड़ी जानी चाहिए। मदरसों में पढ़कर निकले युवाओं को बाहर सामान्य रोजगार के अवसर या सामान्य नौकरियां नहीं मिलती हैं। सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया और कहा कि भारत सरकार मुस्लिम युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हर कदम उठाएगी और सरकार उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहती है। 21वीं सदी में दुनिया भर के अधिकतर मदरसों ने वैज्ञानिक पाठ्यक्रम अपना लिए हैं ताकि उनके छात्रों को रोजगार के मौके मिल सकें। मिसाल के तौर पर सिंगापुर में मदरसों में टैबलेट उपलब्ध कराए जाने लगे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय कुल 24,010 मदरसे हैं, जिनमें से 4,878 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये आंकड़े 2018 के हैं। हालांकि गैर आधिकारिक दावे ये भी हैं कि सिर्फ एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के ही उत्तर भारत में सिर्फ
20,000 से अधिक मदरसे हैं, लेकिन उस दावे की पुष्टि का कोई आधार नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम, इन 6 राज्यों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मदरसों की है जिन्हें राज्य की तरफ से वित्तीय मदद मिलती है, माली मदद मिलती है। उनकी स्थिति मुख्य धारा के शिक्षा संस्थानों जैसी होती है और उनके प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स की मान्यता स्कूली बोर्ड के बराबर ही होती है। इससे इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 10,680 है, जिनमें कोई 20 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी एक झोल है। पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण लेते हैं। वहां की आबादी 2011 की जनगणना के लिहाज से कोई 28% उसमें मुसलमान हैं, लेकिन वहां सिर्फ 3.5 लाख मदरसा छात्र ही हैं। यानी 7 से 19 साल की उम्र के महज 4% बच्चे ही बंगाल में मदरसों में पढ़ते हैं। अब ये जानना दिलचस्प और ज़रूरी होगा कि इन मदरसों में बच्चे पढ़ते क्या हैं। सामान्य शिक्षा में हम लोग प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। तो फिर मदरसों में क्या होता है? मदरसों में तहतानिया, फौकानिया और आलिया, ये पढ़ाई के वर्ग होते हैं। यानी 1ली से 5वीं, जिसे हम और आप प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, मदरसों में उनको तहतानिया कहा जाता है। जूनियर हाई स्कूल स्तर को फौकानिया कहा जाता है और उसके ऊपर को आलिया कहते हैं। आलिया में मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल स्तर होते हैं। मुंशी मौलवी 10वीं के स्तर की पढ़ाई होती है, जिसकी परीक्षा मदरसा बोर्ड आयोजित करवाता है। इसमें शिया और सुन्नी थियोलॉजी पढ़ाई जाती है। मौलवी के लिए अरबी और मुंशी के लिए फारसी पढ़ना ज़रूरी होता है। आलिम 12वीं के स्तर की पढ़ाई है, जिसमें हिंदी, गृह विज्ञान, सामान्य हिंदी और विज्ञान की पढ़ाई वैकल्पिक तौर पर की जाती है। आलिम के लिए सामान्य हिंदी अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुंशी के लिए हिंदी पढ़नी ज़रूरी है। कामिल ग्रेजुएशन स्तर को कहते हैं, जिसमें 3 साल की पढ़ाई की जाती है। इसमें पहले और दूसरे साल में मुताले हदीस और मुताले मज़ाहिब, फनूद अदब और बलागत, ये विषय पढ़ाए जाते हैं। दूसरे साल में मुताले फ़िक़्ह इस्लाम और मुताले उसूल फ़िक़्ह पढ़ाया जाता है। फ़िक़्ह का मतलब होता है नियम या विधि। अब आते हैं फाजिल पर। फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होता है। इसमें फाजिल दीनियात में थियोलॉजी की पढ़ाई होती है। फाजिल माकुलात में लॉजिक और फिलॉसफी की पढ़ाई होती है। इसके साथ ही इसमें अरबी और फारसी की भी पढ़ाई की जाती है। इनके इन विभिन्न विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम भी, सिलेबस भी अलग अलग होते हैं। हालांकि ये सच है कि मुस्लिम उलेमा के कुछ हिस्सों ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा का विरोध भी किया है, लेकिन यह भी सच है कि ये पाठ्यक्रम पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश के मदरसों ने आधुनिक पाठ्यक्रम को अपनाने से खुद को दूर रखा है, लेकिन केरल में स्थिति अलग है। केरल के नदवात उल मुजाहिदीन का मानना है कि इस्लाम में कोई ऑफिशियल इमाम नहीं होता है और कोई डॉक्टर या मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी इमामत कर सकता है। केरल में नमाज के बाद की तकरीर भी मलयालम में होती है। उत्तर भारत में यह अरबी में होती है, न तो वो उर्दू में होती है और ना ही हिंदी में। अब सवाल है कि इन मदरसों को फंडिंग कहाँ से होती है? ये फंडिंग अधिकतर धार्मिक संस्थानों से मिलती है और इस काम में वक्फ बोर्ड भी होते हैं जो वित्तीय मदद करते हैं। इस समय ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए ज़कात या सदक़े की रकम को मदरसों तक पहुंचाया जा सके। मदरसे अधिकतर किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद, नदवातुल उलेमा, जमात इस्लामी या जमीयत उलेमा, और ऐसे मदरसों में वित्तीय प्रबंधन थोड़ा बेहतर है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि भारत में बड़ी संख्या में मदरसे असंगठित रूप से मौजूद हैं जो सीधे मुस्लिम समुदाय के दान पर निर्भर हैं। फंड की कमी से इन मदरसों में बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है। कहीं बेंच डेस्क नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। इन मदरसों के शिक्षकों को ठीक से वेतन नहीं मिलता है। नाम मात्र के वेतन पर काम करने वाले शिक्षकों की योग्यता भी सवालों के घेरे में है। अधिकतर शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। अधिकतर मामलों में ह्यूमैनिटीज़ के टीचर को ही साइंस और मैथ्स भी पढ़ाना पड़ता है। अधिकतर मदरसों में सोशल गैदरिंग या एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की सिरे से कमी होती है। बहुत सारे छात्र तो मदरसे में दाखिला है इसलिए लेते हैं कि उन्हें दिन में एक वक्त की रोटी मिल जाएगी और वे कुरान पढ़ने के काबिल हो जाएं। जो भी हो, मदरसे से पढ़कर निकले बच्चों को रोजगार मिले, उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए और इसके लिए
हमें जोरदार कोशिश करनी होगी, सरकार के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी। मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही वैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी शामिल करना होगा और इसके लिए मदरसों में सुविधाएं बढ़ानी होंगी। मदरसों की ऊंची दीवारों से आप कोई धारणा मत बनाइए। हो सके तो किसी पास के मदरसे में एक बार बच्चों और शिक्षकों के हालात देख कर आइए। आइए मदरसों के हालात पर जानते हैं कुछ विद्वानों की राय। भारत के संविधान का आर्टिकल 21A बच्चों को बुनियादी शिक्षा का मूल अधिकार देता है 6 से 14 साल की उम्र के बीच जी। और इसके लिए संविधान ये कहता है कि सरकार कानून बनाएगी और सरकार की जिम्मेदारी तय करता है भारत का संविधान कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलवाने का वो काम करेगी। ऐसे में बच्चों को बुनियादी शिक्षा से महरूम रखकर हम किसी भी प्रकार की योजना पे काम करेंगे तो जो संविधान की आत्मा के अनुसार नहीं है उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी। ये सीधी सी बात है। तो हमने जो देखा वो ये पाया कि सारे बच्चे अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्कूल में जाना चाहिए तो जाना चाहिए। अब हम बच्चों को ये बोले कि वो अनमैप्ड मदरसों में, अनरिकग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशन को रिकग्नाइज करेंगे या हम वहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि बच्चे किसी प्रकार बुनियादी तालीम हासिल कर लें, इससे हासिल नहीं होगा। हमको हर बच्चे को स्कूल में एडमिट करना पड़ेगा बुनियादी तालीम के लिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हर राज्य सरकार को अपनी इस ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। दीनी तालीम एक व्यक्तिगत विषय है और दीनी तालीम के लिहाज से बच्चों को मकतब में, घर पे, मदरसे में बुनियादी तालीम के घंटों के अलावा पढ़ाए जाने में किसी को कोई उज़्र नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं है, कोई उस पर आपत्ति नहीं करता। लेकिन बच्चों को स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना हल होगा नहीं। अब तक जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चों के ताल्लुक़ से सरकार को जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी उसके एजुकेशन सिस्टम पर, उसके समाजी डेवलपमेंट पर, उन बच्चों के हुकूक पर जितना देना चाहिए था, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार अब तक रही हो, जैसी तवज्जो उसको देनी चाहिए थी। हकीकत ईमानदारी की बात यह है, ठंडे दिमाग से सोचने की, कि उस पर वैसी तवज्जो नहीं दी गई। सरकारों ने हमेशा मुसलमानों के मदरसों के नाम पर, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जितने भी फंड्स मिले और जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिले, हासिल हुए उसको, चाहे वो इलाहाबाद बोर्ड के ज़रिए से हुए हों, बंगाल बोर्ड के ज़रिए से हुए हों, असम में हुए हों, कहीं भी हुआ हो, उन मदरसों को मिले जो बोर्ड के मदारिस कहलाते हैं और गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अटैचमेंट में है। असल बात ये है कि जो आज़ाद मदरसे हैं, जिन्होंने अब तक सरकार से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं की, बुनियादी तौर पर उनके तालीम का जो मकसद है वो अपने मुल्क के उस धारा से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। मैं आपसे ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। और अगर कोई शख्स अगर ऐसा कहता है तो ये गलत इंटरप्रिटेशन है उसका। जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुल्क की मुख्य धारा से कतई बाहर नहीं, और उनको और ना ही वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि जो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक जितना एजुकेशन लाजिम है, जैसा कि इससे पहले भी जब हमारे यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी ये बात आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार के ज़माने में, कि इतना तो 8वीं क्लास तक का जो एजुकेशन का निज़ाम था, अब वो चाहे उम्र के जिस मरहले में पहुंच जाए, चाहे वो 14 साल की हो, 12 साल की उम्र में हो, इतना लाजमी था। और एजुकेशन के, यानी मॉडर्न एजुकेशन के इस लाजमी को कभी भी मदरसे वालों ने इनकार नहीं किया। ख़ुद हम लोग मदरसा बैकग्राउंड से पढ़ के आए, गांव में थे, 5वीं 6वीं क्लास से गांव में पढ़ा, स्कूल में, फिर मदरसे में जब पढ़ा तो वहाँ पर भी ये तमाम की तमाम चीज़ें, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी, हिसाब भी, सब कुछ था। तो ख़ुद वो मदरसे जो गवर्नमेंट से हिसाब वो नहीं लेना चाहते, वो उनके साथ भी अगर गवर्नमेंट अच्छा बर्ताव ये करे कि हम आपके अपने
उमूर में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, आपके किसी मजहबी उमूर में मुदाखलत नहीं होगी, आपको कुरान से नहीं भटकाया जाएगा, आपको हदीस से नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो चीज़ भी पढ़ाई जाए और ये चीज़ भी पढ़ाई जाए। जो ज़िद है वो गड़बड़ है यहाँ पे। अब ज़िद इस बात की, हम दारुल उलूम देवबंद की सीधी बात करते हैं। उनकी वेबसाइट पे वो ये लिखते हैं, मैं थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ आपको, फिर वापस मुद्दे पे आऊँगा। जी जी। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर किसी स्कूल में मेल टीचर लड़कियों को पढ़ा रहा है तो लड़कियों को वहाँ से निकाल लो। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर किसी स्कूल में यूनिफॉर्म में टाई है तो वो क्रॉस का निशान है, इसलिए उस स्कूल से बच्चों को निकाल लो। वो अपनी वेबसाइट पे ये लिखते हैं कि अगर तुमने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसको वो हक और हुकूक हासिल नहीं होंगे जो तुम्हारे बायोलॉजिकल चाइल्ड को हासिल होते हैं। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पहले से कोई औलाद है और वो लड़की है तो वो उसके लिए महरम नहीं रह जाता। तो ये जो ज़िदें हैं, इससे बाहर आना पड़ेगा। आज भी ऐसे मदारिस हैं जो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आज भी ऐसे मदरसे हैं जो 30 बच्चों की क्लास में 2 डेस्क खाली छोड़ देते हैं कि जिन्नातों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जो कमी है, ये कमी वहाँ है जहाँ एक नेक्सस बन गया है। और नेक्सस क्यों बना है, उसके पीछे बहुत सारे आर्थिक कारण हैं। हम लोग मुसलमान बहैसियत मुसलमान कभी भी इस बात की हम मुखालफत नहीं करते, और अगर किसी ने इक्का दुक्का अफराद ने अगर कैसी कोई मुखालफत अगर की भी हो तो उसको गिना नहीं जाता कि मुसलमान जो है जोग्राफिया ना पढ़े, मुसलमान फ़िज़िक्स ना पढ़े, मुसलमान कॉमर्स ना पढ़े, मुसलमान साइंटिस्ट ना बने। हकीकत बात तो यह है कि तारीख़ इंसानी में जब तक का जो हमारा तहज़ीबी है, इन तमाम उलूम फ़नून के अंदर जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमान साइंटिस्टों का है, शायद आलमी लेवल पर अगर आप देखें तो उतना किसी दूसरी कौम के लोगों का है भी नहीं। वो क्यों? उनके चाहे वो जामिया अज़हर से पढ़े हुए हों, इजिप्ट में पढ़ा हो, अलीगढ़ में पढ़ा हो, जामिया मिल्लिया में पढ़ा हो, या किसी दुनिया की चाहे वो कुर्तुबा में पढ़ा हो या टर्की में पढ़ा हो, लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन एक साइंस को डेवलप करने में। तो इससे ये इल्ज़ाम देना ये मदरसे के लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं, ये सरासर मदरसों पर इल्ज़ाम है। देखिए, किसी चीज़ को जिसको इस्लाम ने और हमारी शरीयत ने सामाजिक तौर पर जीने और रहने के लिए जो हमारे उसूल बनाए हैं, हम अपने मुसलमान होने की हैसियत से हम उस उसूल के पाबंद हैं, चाहे किसी भी कौम को वो अच्छा लगे या ना लगे। साफ बात। अब दास्तान ऐसी हिम्मतवर लड़की की जिसने हिंदुस्तान के तकरीबन हर पर्वत पर लहराया है परचम। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने बताया है कि रोशनी यहां है। 4 मई को माउंट कंचनजंगा को फतह करने के बाद प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रियंका मोहिते पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। पर्वतारोहण से आकर्षित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत की चढ़ाई शुरू की। टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 को प्राप्त करने वाली 30 वर्षीय प्रियंका ने दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा पर अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, 2018 में लाहौल, 2016 में मकालू, 2021 में अन्नपूर्णा और 2022 में कंचनजंगा पर भारतीय तिरंगा लहराया। अब उनका लक्ष्य धौलागिरी और मानसलू पर्वत को फतह करना है। प्रियंका की सलाह है कि बड़े सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। हिंदुस्तान में हुनर हर जगह है। सड़क पर चलते हुए हमें दिख गए कलीमुद्दीन। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए कलीमुद्दीन ने बांसुरी बेचनी शुरू की थी और यूट्यूब के जरिए बांसुरी बजाना भी सीख लिया। आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो है जिसको आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप
बाकी लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो हमें आप भेजें info@awazthevoice.in पर। कलीम को देखकर आप उनके जज्बे से भी प्रेरणा ले सकते हैं या उनके संगीत को भी सराह सकते हैं। आपको छोड़ जाते हैं कलीम के संगीत तो साहिर के लिखे एक शेर के साथ कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और पूरी टीम को नमस्कार।